गुड इवनिंग बच्चा लोग। तो आज हम लोग मॉडल सेट 4 करेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 3 तुम लोग कर लिए होगे, ठीक है। बढ़िया से हो गया है सेट नंबर 3 का प्रिपरेशन। ओके, तो सभी बच्चों को पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, 35 होगा। टाइम क्या होगा, 1.5 घंटे का होगा। और 35 क्वेश्चन के लिए इनफ टाइम है, ठीक ना। चलो बुआरे, हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे और सब वीडियो जो है काफी लेंदी हो जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा सेट जो है ना एक ही वीडियो में आ जाए, ठीक है। तो चलो बुआरे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता है, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। देखो बाबू रे, मोलरिटी निकालने के लिए तुम लोगों को पता ही है मोलरिटी कैसे निकाला जाता है। मोलरिटी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वाटर का मोलरिटी हम एक्चुअली निकलवा चुके हैं और इसका आंसर हो जाएगा 55.55। ये दिमाग में रख लोगे, शुद्ध जल की मोलरता, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर कौन सा होगा बुआरे? बी। कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं, 55.55 m। देखो अब मोलरिटी के लिए फॉर्मूला पता ही है। देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है ना। और डेंसिटी क्या होता है वाटर का, 1 kg पर लीटर होता है, ठीक है। तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो यहां से मास कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो और ये तुम्हारा 55.55 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है दिमाग में रख लोगे, ये निकाल चुके हैं हम लोग, कॉपी नोट्स कॉपी तुम लोग पलट के देखोगे पता चल जाएगा। तो दिमाग में रख लोगे कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55, ठीक ना। यानी पहला वाले क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, विलियन का अनुसंख्य गुण निर्भर करता है। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले सेट में कर चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। देखो अब सभी बच्चे को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, अनुसंख्य गुण क्या होता है। विलियन का वह गुण जो विलियन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ठीक ना। तो बाबू रे किस पर निर्भर करेगा, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा, विलेय के कणों की संख्या पर, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो बुआरे 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, सी। यानी सिंपल सा बात है कि विलियन का अनुसंख्य गुण किस पर निर्भर करेगा, विलियन में विलेय के कणों की संख्या पर। कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। चलो बुआरे क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलियन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शोस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। देखो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है, पूरा डिटेल भी कर दिए थे, ठीक है। वहां पर नोट्स से तुम देख लोगे। यहां पर देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है C6H6, पहला जो ऑप्शन है बेंजीन है और टॉल्यूइन है, दूसरा है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 3 का ऑप्शन, तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन 3 नंबर है क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल। और क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोरोफॉर्म और तुम्हारा एसीटोन। तो इसमें बाबू रे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तुम्हारा बेंजीन और CCl4, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआरे, बी। अगर डिटेल से देखना है तो ये नोट्स निकाल करके देख लोगे, जल्दी है ना, चूंकि एक ही लेक्चर में पूरा कवर करना है इसलिए थोड़ा सा तेजी से निकल रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल में है ना, ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में मिलाया था। बाबू रे क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, 31 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलियन का हिमांक है 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2 इज मिक्स्ड, ठीक है, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखो बुआरे इसमें कुछ नहीं, ये न्यूमेरिकल्स तुम लोग कई बार बना चुके हो। 4 नंबर सबको पता है। हम सबसे पहले फॉर्मूला को साइड में लिख देते हैं, ठीक है। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलरिटी, हाँ या ना। अब डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू क्या हो जाएगा,
मोललिटी। कोई दिक्कत? हाँ या ना? KF पता ही है, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। हिमांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ये मोललिटी क्या हो जाएगा? मोललता के लिए क्या होगा फॉर्मूला? बोलो, WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। ये A से हम सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, B से सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहे हैं, तुम लोग को पता ही है बाबू रे। तो कहने का मतलब है ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। गौर करो, कह रहा है 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो सबसे पहले WB कितना है बाबू रे? गिवन क्या दिया हुआ है? WB कितना दिया हुआ है? बोलो, 31 ग्राम। 31 ग्राम, कोई दिक्कत? अब MB क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास किसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? C2H6O2। C2H6O2। तो चलो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, आणविक द्रव्यमान निकाल लो। तो क्या होगा? 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2, कितना हो रहा है? कैलकुलेट करो तो 62 हो रहा है। पक्का ना? 62 ग्राम पर मोल। चलो ये हो गया। अब बताओ सॉल्वेंट कितना दिया है? वाटर कितना है बुआरे? यानी WA तुम्हारा कितना है? बोलो, 500। चलो देखो, यहां WB मिल गया, MB मिल गया, WA मिल गया। देखो सवाल के नीचे KF का वैल्यू भी दे दिया है। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है कि नहीं? हाँ है ना? kg पर मोल। 2.0 लिख दिए, kg पर मोल। कोई दिक्कत हुआ रे? ये दे दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? डेल्टा TF निकालना है। तो बताओ डेल्टा TF क्या हो जाएगा? तो यहां पर डेल्टा TF क्या हो जाएगा? तुम लोग बताओ क्या हो जाएगा डेल्टा TF? बोलो डेल्टा TF क्या होगा? वो फॉर्मूला देखो क्या होगा, सॉरी देखो, KF इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा? WA। ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो, बोलो वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू WB का वैल्यू कितना है? बोलो 31, 62 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA 500। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके बाबू रे? देखो तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके? बोलो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना? ये आ रहा है। देखो अब रे, ये तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आया। हमको निकालना क्या है? देखो ध्यान से, विलियन का हिमांक मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री C मतलब 273 केल्विन होगा। तो बाबू रे इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब बोलो विलियन का हिमांक क्या हो जाएगा? बोलो सॉल्वेंट का हिमांक। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। कितना है? 273 में। अभी हम लोग कितना निकाले? ये हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा? बोलो 271 केल्विन। हाँ या ना? अरे वाटर तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक है। और तुम्हारा इधर क्या डेल्टा TF का वैल्यू आया है कितना? 2 केल्विन। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? विलियन का हिमांक क्या हो जाएगा? 273 में 2 घटा कर दिए तो कितना हो गया? 271 आया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में 271 करेक्ट है बुआरे? 4 का आंसर बी। कोई दिक्कत? क्योंकि डेल्टा TF क्या होता है पता है ना? डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? बोलो TF नॉट माइनस TF होता है ना? ये TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है तुम्हारा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोलो सॉल्यूशन। तो ये निकालना है हमारा। किसका निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा पता है तो ये निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज किया यहां पर। तो क्या हो गया? 271 यानी 4 का आंसर क्या हो गया बाबू रे? बी। देखो अब रे इस तरह का जो क्वेश्चंस है तुम्हारा ये तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तुम लोग देखे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो वो अरे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर सवाल को एक बार ध्यान से रिवाइज कर लो। ये बाबू रे तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर सवाल है। आप लोग इस सवाल को बना लो, इसके बाद नोट्स निकाल करके और भी जितने सवाल हमने सॉल्व करा रखा है आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा द्विसमलाक्ष यानी कि टेट्रागोनल एकक कोष्टिका तंत्र का आयाम है। टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। बाबू रे तुम लोग ब्रेविस लैटिस और 7 सेगमेंट सिस्टम पढ़े थे, याद करो। ये तुम लोग को हम दिखा भी रहे हैं, ये याद करो, ये चार्ट आया ना, याद है ये बढ़िया से, ठीक है। ये चार्ट दिखा रहे हैं, जो YouTube पर देख रहे हैं ये भी दिखा रहे हैं, पूरा चार्ट को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, ठीक है। तो बुआरे तुम लोग को अच्छा से याद होगा कि एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस के आधार पर हम लोग क्रिस्टल को कितने भाग में डिवाइड किए थे, 7 भाग में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम या 7 सेगमेंट सिस्टम। और वो टाइप तुम लोगों को याद है, क्यूबिक था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोरोम्बिक था, मोनोक्लिनिक था, इस तरह से 7 है ना। यानी हम लोग एक्सेल डिस्टेंस और एक्सेल एंगल के आधार बेसिस पर 7 भाग में डिवाइड कर लिए थे। और सब के लिए ABC में क्या रिलेशन था, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन था। तो बुआरे यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है ये किसके लिए कह रहा है, टेट्रागोनल के लिए। किसके लिए कह रहा है, टेट्रागोनल के लिए। तो टेट्रागोनल के लिए कितना नंबर क्वेश्चन है बुआरे, 5। टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, A = B इज नॉट इक्वल टू C होता है, याद है ना। और अल्फा = बीटा = गामा = कितना होता है, याद है। ABC क्या है बाबू रे, एक्सियल डिस्टेंस है, अक्षीय दूरी है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्सियल एंगल है। तो बाबू रे ये जो व्यवस्था है ये टेट्रागोनल के लिए होता है। किसके लिए होता है ये व्यवस्था, तो बाबू रे 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो। बी। यही ना पूछ रहा है टेट्रागोनल के लिए कौन सा रिलेशन सही है, यही क्वेश्चन ना पूछ रहा है रे बुआ, बोलो। हाँ है ना। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो बाबू रे उस पूरे चार्ट को दिमाग में रख लोगे, ABC का रिलेशन, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, वो जो 7 सेगमेंट सिस्टम या 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उसके आगे ब्रेविस लैटिस भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। सारा कुछ पढ़ा चुके हैं बुआ रे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। ओके बाबू रे, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इनमें से Fe+3, ठीक है, का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe है ना +3 आयन। एटॉमिक नंबर 26 दिया है, ठीक है, तुम लोगों को पता ही है आयरन का एटॉमिक नंबर। बाबू रे कौन सा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्वेश्चन नंबर कितना है बोलो, 6। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, 26 एटॉमिक नंबर के लिए Ar 3d6 4s2। अभी Fe पर कितना है बोलो रे बाबू रे, +3। Fe+3 आयन का निकालना है तुमको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, D से 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3d क्या हो जाएगा 5। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बोलो। 7 का कौन सा हो जाएगा, C, सॉरी 6 का C। कोई दिक्कत। 7 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान है बाबू रे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निच्छालन प्रक्रिया है, लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर। याद है तुम लोग को एल्यूमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन करा रहे थे, सॉरी 7 नंबर, अच्छा 7 नंबर, निम्नलिखित में किसका द्रवणांक अधिकतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सभी बच्चे को पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बता रहे थे। तो यहां पर तुम लोगों को याद रखना है कोवलेंट क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल का क्या होगा, द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर कौन सा होगा, 7 का ऑप्शन बाबू रे, बोलो 7 का सी। चलो 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, निच्छालन प्रक्रिया है, लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर। याद करो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करा रहे थे ना बॉक्साइट से, तो उसमें कंसंट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते थे, लीचिंग। याद करो, याद आया ना कि बॉक्साइट का NaOH के साथ रिएक्शन करा के सोडियम एल्यूमिनेट मिला था हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इस तरह से प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाए थे, याद है ना। तो बाबू रे निच्छालन क्या है, एक प्रोसेस है कंसंट्रेशन का, सांद्रण की एक विधियां है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, बोलो बोलो, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखो 9 का आंसर,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू रे। इनमें से कौन सा ऑक्साइड एस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड और बाबू रे सबको पता है डी नंबर ऑप्शन जिंक ब्लेंड ZnS है। हेमेटाइट Fe2O3 तो यही तो ऑक्साइड हो गया, उसके ऊपर कॉपर ग्लांस है Cu2S, उसी तरह से मेलाकाइट है। तो बात समझ में आया? तो कौन सा ऑक्साइड और हो गया? हेमेटाइट, हाँ है ना, ठीक है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों क्या है? आयरन का ऑक्साइड और है, तो यहां पर हेमेटाइट हो जाएगा। फॉर्मूला Fe2O3 होता है, जानते ही हो तुम लोग। तो 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू रे? सी। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल में ही पी ब्लॉक में पढ़ाए थे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में अमोनिया। अमोनिया का जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो करते थे, कौन सा प्रोसेस से करते थे? हाइड्रोजन, 1 पार्ट नाइट्रोजन 3 पार्ट है ना, हाइड्रोजन को लेकर के आयरन पाउडर यूज करते थे, अमोनिया बनता था, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था, सारा कुछ बता चुके थे बुआरे। तो बाबू रे यहाँ क्वेश्चन है 10 नंबर, अमोनिया बनाने की विधि है। अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टोबाल से तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, सॉल्वे विधि भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन बाबू रे, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? हैबर्स प्रोसेस। तो 10 का आंसर क्या हो गया बाबू रे? सी हो गया। कोई दिक्कत? हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनमें से कौन सा अम्ल द्विक्षारीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ए डायबेसिक एसिड? बाबू रे दिया हुआ है H3PO3, H3PO2 दिया है, HPO3 दिया है, H3PO4। तुम लोग खुद ही डिसाइड करो। पी ब्लॉक एलिमेंट में तुम लोग इसको स्टडी किए थे। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखो बाबू रे कितना नंबर क्वेश्चन है? 11, ठीक है बाबू रे। तो सबसे पहले हम लोग H3PO3 का ऑप्शन लिखते हैं। सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस है, गौर करना ये। अब इसके साथ क्या है? 2 OH है, 2 OH इस तरह से, गौर करना, H3PO3 और फिर H3 और ये PO3। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बाबू रे? H3PO3 का। दूसरा क्या है तुम्हारा? H3 और PO2। तो कहने का मतलब है ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? इस तरह से और भी तुम ड्रॉ करो। तुम अब इसको बेसिसिटी को समझने के लिए बात को समझ लो। यहां पर H जो है ना, ये देखो जो H एटम है जो O के साथ जुड़ा है, उसको H एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, या वो एटम क्या हो सकता है, वो H एटम आसानी से क्या होता है, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। यानी ये वाला H एटम, बात को समझ लो, जो OH के साथ जुड़ा है। यहां पर भी देखो OH के साथ एक H ये हुआ और ये एक H जुड़ा हुआ है। बात को समझ लो। बेसिसिटी इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये आराम से क्या करेगा, ठीक है, ये रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये तुम्हारा है ना, ये हाइड्रोजन क्या होगा, आसानी से यहां से रिमूव हो सकता है। जो ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो H किसके साथ जुड़ा हुआ है, बात को समझना। अब जैसे ये H है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आसानी से हटने वाला नहीं है। तो बाबू रे ये OH जो है, ये OH है, उसका H निकालना बहुत आसान है। तो ऐसे कंडीशन में बाबू रे बेसिसिटी पर क्या है ना, बेसिसिटी है ना, कैसे तुम डिसाइड करोगे कि OH के साथ जितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं ना, वो उसका बेसिसिटी हो जाएगा इस है ना फास्फोरस के है। या तुम्हारा ये देखो, ये जो तुम्हारा H3PO3 है, H3PO3 तो इसमें कितना OH है, 2। तो ये दोनों H क्या हो सकता है, हट सकता है इजी वे में। तो इस कंडीशन में बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? ये कौन सा ऑप्शन में है, बोलो? ए, पहला ही ऑप्शन में आ गया, ये बी। उसी तरह से तुम और भी स्ट्रक्चर बना करके देख सकते हो, ठीक है, हाँ ना। अगर H O के साथ जुड़ा है तो ये H क्या होगा, इजी वे में हट सकता है। तो इसी से बेसिसिटी हम लोग डिसाइड करेंगे। कोई दिक्कत? हाँ या ना। यानी जो HO के साथ जुड़ा है वो हट सकता है, और वही उसका क्या होगा, बेसिसिटी। इसमें देखो 2 H है, जो के साथ जुड़ा है, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बुआरे? ए। 11 का आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर बुआरे 13, सॉरी 12, इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट? हाल में पढ़े हो, याद करो, ग्रुप 15th एलिमेंट, ना पियो ऐसे सब बिगड़ेंगे, याद है? इसका हाइड्राइड याद है, हाँ या ना, बोलो जी। ये हाइड्राइड है, ऊपर से नीचे जब जाएंगे, यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये बताओ, बोलो। इनमें से कौन प्रबल क्षार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट? जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिसिटी क्या होगा, घटेगा, याद है ना। क्षारीयता क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, क्षारीयता क्या होगा, घटेगा। बेसिसिटी क्या करेगा,
बोलो बेसिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हाँ या ना। तो ऐसे कंडीशन में ऊपर जो है उसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा है और नीचे जो है वो सबसे कम है। तो बाबू रे क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका है, इस तरह का क्वेश्चन था और किसी सेट में। तो बताओ किसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा, NH3 का। तो बाबू रे ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है, 12 है। 12 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बुआरे, बोलो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सॉरी 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो कौन सा है, डी। 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब 13 नंबर क्वेश्चन बाबू रे, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है PCl5 में के केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन PCl5 इज। देखो अब कल इन तीसरे सेट में ही तुम लोगों को बताए थे, क्या बताए थे याद करो, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या बताए थे, एस्टेरिक नंबर के बेसिस पर। अगर एस्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, इसी तरह से 5, 6, 7 के लिए भी बताए थे, याद है ना। वैसे 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी तुम लोग को बताए थे कि PCl5, SF6, IF7 ये सब में हाइब्रिडाइजेशन बताए थे। PCl5 में sp3d, हाँ SF6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। IF7 तो तुम्हारा sp3d3 पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री। तो ये सारा चीज डिस्कस किए हुए हैं। वैसे हम एस्टेरिक नंबर के बेसिस पर भी तुम लोग निकाल सकते हो। तो 13 नंबर बाबू रे, एस्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या बताए थे, बोलो एस्टेरिक नंबर क्या बताए थे, टोटल नंबर क्या चीज का, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स किसके साथ, सेंट्रल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम किसके साथ, विथ सेंट्रल एटम अब प्लस लॉन पेयर तो इसमें नहीं है। और कितना बॉन्डेड एटम है, PCl5 ना है तो क्या है, 5 एटम है ना, P के साथ है और Lp नहीं है तो 5, तो 5 के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d। तो बाबू रे sp3d किस में है, बोलो बोलो। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत, थोड़ा आज तेजी से निकल रहे हैं ताकि पूरा सेट एक ही वीडियो में आ जाए जो YouTube पर बच्चे देख रहे हो। क्लियर है बात रे बाबू, ठीक है। कह रहा है अल्काइल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड, ठीक है, बाय, देखो अब स्वार्ट्स रिएक्शन याद करो, तुम लोग को क्लास 11th में भी पढ़ाए थे अल्केन चैप्टर में। कितना नंबर क्वेश्चन है पहले ये बताओ, 40 नंबर। किसी बच्चे को याद है स्वार्ट्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, AgF के साथ। और इधर हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में भी पढ़े थे तुम लोग, याद है ना, हाँ या ना। मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, हाँ या ना, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, AgF के साथ, हाँ या ना। तो क्या हो गया बाबू रे, ये देखो ये AgX बाहर, हाँ या ना। और क्या बन गया, अल्काइल फ्लोराइड बना या नहीं बना, बोलो हाँ या ना, बना। तो ये कौन सा रिएक्शन है बुआ रे, स्वार्ट्स रिएक्शन है, हाँ या ना। तो पूरा डिटेल के लिए तुम लोग हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर का नोट्स देख लो, ठीक है, ठीक है। तो बाबू रे 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो बी, 14 का बी ही ना, चलो ठीक है। चलो बुआ रे 15 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न अभिक्रिया को पहचानो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अब रे इथाइल क्लोराइड है, 2 मॉलिक्यूल लिया है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराया है, ठीक है। तो यहां पर ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और ब्यूटेन बनता है, पता है ना। मिथाइल क्लोराइड लेते इथेन बनता है, पीछे के सेट में भी कई बार कर चुके हैं। तो ये बाबू रे 15 नंबर कौन सा होगा रिएक्शन, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू रे, डी, याद है ना। देखो ना सिंपल सा है, CH3 CH2 Cl, याद है ना, ये सोडियम मेटल है, ठीक है, हाँ या ना। और एक मॉलिक्यूल और इथाइल क्लोराइड CH2 CH3, हाँ या ना। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, याद आया। ये देखो 2NaCl बाहर, हाँ या ना। और जोड़ दो, ठीक है, रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट को, ठीक है। देखो ये CH3 और ये CH2, ये रेड वाला पार्ट हो गया इथाइल है ना ग्रुप, और इधर ये ब्लू वाला पार्ट CH2 और ये CH3, तो 4 कार्बन है, N ब्यूटेन बना, हाँ या ना।
तो ये कौन सा रिएक्शन तुम लोग 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, उर्थ रिएक्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी। देखो अब अरे कह रहा है अल्काइल क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि है जब अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाए। यानी सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन में तुम यूं समझ, इस क्वेश्चन को यूं समझो तुम कि अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से करा करके हमको अल्काइल क्लोराइड बनाना है और सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है ये बताना है। यानी द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल इज बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विथ, एक नंबर है PCl5, दूसरा है SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine है, तीसरा PCl3 है, फिर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो बाबू ये कौन सा बेस्ट मेथड है तुमको सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दे और क्यों है। कितना नंबर क्वेश्चन है बुआरे, 60। ये तुम्हारा अल्कोहल है और ये थायनिल क्लोराइड SOCl2। वैसे सब जितना भी तुम देख रहे हो, ठीक है, अल्कोहल के साथ है ना, तुम जितना भी ऑप्शन देख रहे हो सारा रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है SO2, हाँ या ना, बाहर ये एक H और एक Cl के साथ बाहर, और यहां अल्काइल क्लोराइड बनता है। अब देखो अब ये जो तुम देख रहे हो, ये जो बाय प्रोडक्ट देख रहे हो, ये गैसियस बाय प्रोडक्ट है, बात को समझ लो। बोलेगा सर ऐसा क्या हो जाता है गैसियस बाय प्रोडक्ट में, इसको बेस्ट मेथड मान लेते हैं। ये दोनों बाय प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है, और गैसियस बाय प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मीडियम से आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। इस गैसियस बाय प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं, अपने हट जाता है। तो बाबू रे ये मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। तो बताओ बुआ रे 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो आंसर बी। कोई दिक्कत। 17 की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का बाबू रे, यूनिट सेल के डेंसिटी पर क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है। कह रहा है कि क्रोमियम का घनत्व 7.2 ग्राम Cm⁻³ है। यदि एकक कोष्टिका घनीय हो तथा कोर की लंबाई 289 pm हो तो एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या होगी। Cr का परमाणुिक द्रव्यमान दिया हुआ है 52 ग्राम पर मोल। यानी इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम Cm⁻³ इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल इज 289 pm। व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल। बाबू रे यहां पर यूनिट सेल का टाइप निकालना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। बाबू रे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। याद करो तुम लोगों को हम नंबर ऑफ एटम्स यानी ये Z और ये यूनिट सेल के लिए बताए हुए थे, याद है ना। अगर तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, सरल इकाई, ठीक है, यूनिट सेल हो, तो बाबू रे Z का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं हम, इस तरफ यूनिट सेल लिख देते हैं, ठीक है, और इसके लिए Z का वैल्यू यहां लिख देते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सरल या आदि इकाई सेल के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद है ना। BCC के लिए कितना होता है, याद करो, 8 इंटू है ना, 1/8 + 1, याद है ना। FCC के लिए, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित इकाई सेल, FCC फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित इकाई सेल, इसके लिए कितना होता है, 4 होता है। 8 इंटू 1/8 + 6 फेस है इंटू 1/2 तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहां पर हमको यूनिट सेल का टाइप बताना है, यानी तुम समझ लो कि तुमको Z का वैल्यू निकालना है। अगर Z का वैल्यू 1 आता है तो समझ लो सिंपल है, Z का वैल्यू 2 आता है तो BCC है, और Z का वैल्यू 4 आता है तो FCC। तो बोलोगे सर कि ये Z निकालेंगे कैसे बुआ रे, तो तुम लोगों को तो पता है डेंसिटी निकालने के लिए Z इंटू M, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, और ये क्या है बोलो, डिवाइडेड बाय Na इंटू बोलो Aq, हाँ या ना। तो यहां Z क्या हो जाएगा बोलो बुआ रे, Z क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, D इंटू AQ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा M। अब क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखो अब रे क्या क्या दिया हुआ है बोलो, डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 7.2 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। एज लेंथ कितना दिया हुआ है, 289 pm है, इसको cm में कन्वर्ट करेंगे 2.89 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो बुआ रे। और बोलो क्या दिया है, और क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है कितना बोलो 52
ग्राम पर मोल दिया हुआ है। निकालना क्या है तुमको, Z। ठीक है, वैल्यू पुटअप करो ना आप, 7.2 इंटू 6 एंड एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू जानते ही हो, 6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत बोलो। और AQ बोलो क्या होगा, 2.89 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो, 52। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 52। इसको कैलकुलेट करो ना, देखो 2 आएगा, 2 के आसपास आएगा। 2.01 आ रहा है, तो 2.01 आ रहा है मतलब ऑलमोस्ट 2 हो गया। तो बताओ Z का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये कौन सा यूनिट सेल है, BCC है। BCC कौन सा ऑप्शन में है बाबू रे, बोलो बोलो। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। कोई दिक्कत। और इस तरह के सवाल को यूनिट सेल के डेंसिटी पर सारा सवाल को बाबू रे रिवाइज कर लो, क्वेश्चन रहेगा। देखो है ना, क्लियर है ना, ठीक है बुआ रे। तो चलिए जो लोग YouTube पर देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन अनुचुंबकीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तुम लोग बाबू रे डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हो, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाता है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है। सारा कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, ग्रेटर देन 0। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इक्वल टू 0। यानी सिंपल सा देखो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब अनुचुंबकीय, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं कौन अनुचुंबकीय है, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर A को चेक करते हैं, TiO2। मतलब यहां पर क्या होगा, Ti पर +4 आयन होगा, हाँ या ना, बोलो जी, होगा कि नहीं। 2 O है, बोलो जी, -2, हाँ या ना। तो Ti पर तुम्हारा क्या है, यहां पर +4 आयन है। तो Ti टाइटेनियम का क्या होता है बताओ, कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो, 3d2 और 4s2 होता है या नहीं, बोलो। टाइटेनियम के लिए क्या होता है बोलो, 4s2 होता है। और Ti+4 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, Ti+4 के लिए चारों इलेक्ट्रॉन, तो D में कितना हो गया 0, D में कितना हो गया 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। तो बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। मतलब ये तुम्हारा प्रतिचुंबकीय होगा, क्यों बताओ, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर 0 हो जाएगा। तुम कैलकुलेट कर लो ना, √/n+2Bm। ठीक है, कैलकुलेट करो, देखो 0 हो जाएगा। अब ठीक है, तुम उसी तरह से बता चुके हो ऑलरेडी, जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे NaCl N2, ये भी डायमैग्नेटिक है। CuO को चेक करो, ये कैसे Cu+2 और O-2 में, हाँ है ना। तो Cu+2 को चेक करते हैं क्या है। Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलो बोलो, 4s1। और +2 के लिए क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। तो D ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 9। फुंड्स रूल के हिसाब से भरो ना, 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1। तो बताओ एक आया, मैग्नेटिक मोमेंट 0 से ज्यादा होगा ही, तो इस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, Cu+2 क्या हो जाएगा बोलो, अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, बोलो जी। तो बताओ 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो, 18 का कौन सा ऑप्शन, CuO। क्या कह रहा है, कौन अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हुआ। कोई जरूरी नहीं कि यही दे, कुछ और भी दे दे, Fe+2 दे दे, Fe+3 दे दे, Zn+2 दे दे। कौन पैरा है कौन डाया है तुम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, और निकाल सकते हो आसानी से, कौन कलर है कौन कलरलेस है, कौन तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। क्लियर ना, ठीक है बुआरे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बुआरे, ठीक है, सॉरी 19 कह रहा है इनमें से किसमें फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है। फ्रैंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, बोथ आर फाउंड इन। अरे ये तो तुम लोग पढ़े हो, AGBR कौन सा आंसर होगा याद रखोगे, ठीक है। AGBR में शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोनों दोष होगा। ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, नोट्स देख लोगे, नहीं तो फिर समय बहुत खर्च हो जाएगा। दूसरा
संतृप्त KNO3 का उपयोग लवण सेतु बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? Saturated solution of KNO3 is used to make salt bridge because, याद करो गैल्वेनिक सेल में पढ़ाए थे सॉल्ट ब्रिज में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखो, K प्लस आयन का वेग और Na3 माइनस आयन का वेग बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ K प्लस आयन इज इक्वल टू दैट ऑफ NO3 माइनस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? सी। याद रखोगे, ज्यादा डिटेल के लिए तुम लोग नोट्स देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किस सेल में रेडॉक्स किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए उसका EMF होगा पॉजिटिव होता है, सबको पता है। फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन ए सेल द EMF मस्ट बी पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये 19, 20, 21 क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा तेजी से निकलते हैं, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 22 बाबू रे, सिंपल सा क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू -0.41 वोल्ट। देखो अब इसमें तुमको सबसे पहले ये जो देखोगे, सबसे पहले ई नॉट का जो वैल्यू देखोगे वो जिसके लिए क्या होगा, यहां पर देख लो, ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसके लिए ज्यादा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, ठीक है। और जिसके लिए कम होगा वो क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। तो यानी ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका सेटअप थोड़ा सा हम बता देते हैं, गैल्वेनिक सेल का सेटअप। 22 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड डाला गया होगा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, सॉलिड या एक्वस लिख देते हैं, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर प्लेट को डाला गया होगा, आयरन है, सॉरी, Fe प्लस 2, यही ना एक्वस। और ये कोई दिक्कत बोलो जी, ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, तुम लोग जान रहे हो, ठीक है। अब देखो अब रे तुम लोग, ये तुम्हारा क्या है यहां पर बताओ, ये तुम्हारा क्या है? कैथोड है, और ये क्या है? एनोड है। वैल्यू को थोड़ा गौर करना, ठीक है। Zn प्लस 2 से ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn के लिए कितना दिया हुआ है वैल्यू बताओ, कितना वोल्ट दिया हुआ है? -0.76 वोल्ट, कोई दिक्कत? और ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu के लिए कितना दिया हुआ है बताओ, बोलो, सॉरी F, हम बार बार Cu प्लस 2, ई नॉट बोलो, Fe प्लस 2 से Fe के लिए क्या दिया हुआ है बोलो? -0.41 वोल्ट। याद करो E के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं सेल का? ई नॉट कैथोड, याद करो पढ़ाए थे, -E नॉट कैथोड के जगह RH भी लिख सकते हो, राइट हैंड इलेक्ट्रोड, और एनोड के जगह क्या लिख सकते हो? LH भी लिख सकते हो। तो बताओ कैथोड के लिए वैल्यू कितना दिया है? -0.41 माइनस ई नॉट एनोड के लिए वैल्यू कितना दिया है? -0.6। कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा बाबू? -0.41 अब प्लस कितना हो जाएगा? 0.76, तो कितना हो जा रहा है देखो तो, प्लस 0.35 आ रहा है, प्लस 0.35 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन होगा बुआरे? 22 का सी। इस तरह का भी सवाल सारा बनवा चुके हैं, एक बार नोट कॉपी देख लोगे, ठीक ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्न अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद, देखो बाबू रे फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ है, तो सबको पता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ये इक्वेशन हम लिख देते हैं, आवश्यकता नहीं थी कि नहीं लिखे, छोड़ दें। तो बाबू रे वैसे बता देते हैं कि यूट्यूब पर कोई बच्चा अगर देख रहा है तो 23 का ऑप्शन डी होगा। देखो ये फिनॉल है, हाँ या ना, 3 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड को हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, OH और NO2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड है, याद करो, ठीक है। तो बाबू रे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है फिनॉल, देखो यहां से एक H 2 नंबर से, 4 नंबर से और 6 नंबर से हट जाएगा, ये 3 OH के साथ, तो क्या बाहर निकल जाएगा? 3H2O, कोई दिक्कत? अब नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ जाएगा बोलो? 2 नंबर, 4 नंबर, याद आया? 6 नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू रे? 2 4 6 बोलो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी का बहुत ही फेमस नाम है, क्या है? पिक्रिक एसिड, याद है ना। देखो अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म में लिखा है C6H5OH, तो ऐसे भी ले सकते हो तुम, हम स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए, कोई दिक्कत बोलो। तो बाबू रे 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है।
चलिए ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 को ज्यादा ये नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग ये कई बार ये क्वेश्चन सेट में कर चुके हो, कल ही तुम लोग देखो ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 24 पर हम मूव कर रहे हैं। कल ही क्वेश्चन नंबर 17 में ल्यूकास टेस्ट पर थोड़ा क्वेश्चन था, यहां पूछ रहा है ल्यूकास अभिक्रमक है, ल्यूकास रिएजेंट इज, सबको पता है बाबू रे, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, मतलब कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर क्या कहलाता है? ल्यूकास रिएजेंट। ये तुम्हारा क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है, हाँ या ना? तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआरे, है ना? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ए। कोई दिक्कत? अब 25 नंबर क्वेश्चन बाबू रे, एक दिया हुआ है कंपाउंड, उसका IPAC नेम पूछ रहा है, कितना सिंपल सा है, गौर करना। 25 नंबर, ठीक है, CH3 है, CH3 है, फिर क्या है बुआरे? CH2 है, फिर क्या है? O है, इथर है, फिर क्या है? CH है, CH3 है और ये CH3 है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लो ना। देखो हम ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 और ये 3 मान लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू रे? इथॉक्सी। किस नंबर पर इथॉक्सी है बोलो? 2 नंबर पर, ये है ना 2 इथॉक्सी, और प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा 25 का? बोलो, चलो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? डी। चलो 26 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पर डील कर देते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन बाबू रे, ये तो रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है, पिछले सेट में भी शायद कर चुका है। सोडियम इथॉक्साइड है, इथाइल आयोडाइड है और डाइथाइल ईथर बना है, विलियमसन सिंथेसिस है, याद है ना? ये रिएक्शन क्या है? C2H5ONa है, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है बाबू रे? इथाइल आयोडाइड के साथ, याद है कुछ? क्या बाहर निकल जाएगा बाबू रे? ये Na और ये I, हाँ या ना? और क्या बन गया बुआ रे? डाइथाइल ईथर बनाना। कौन सा रिएक्शन है ये? विलियमसन सिंथेसिस है ना, विलियमसन संश्लेषण। कौन सा ऑप्शन होगा बुआ रे? 26 का C। तो बाबू रे 25 का हो गया A, सॉरी 24 का A, 25 का D और 26 का हो गया C। चलिए 27 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई। इनमें से कौन Na धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। इसमें सारा रिएक्शन लिखने की क्या आवश्यकता है? देखो तुम्हारा पहला नंबर इथर है तो यही आंसर हो जाएगा। 27 का A, इथर रिएक्शन नहीं करता है सोडियम मेटल के साथ। बी नंबर ऑप्शन क्या है तुम्हारा बाबू रे? इथाइल अल्कोहल है तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एसिटिक एसिड है तो सोडियम एसिटेट बनता है, ठीक है, ये भी पता है। चौथा ऑप्शन फिनॉल है तो ये सोडियम फिनॉलेट बनता है। सब हाइड्रोजन हर जगह तुम्हारा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन होगा? 27 का 1। 28, अरे ये बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहा होगा, ठीक है, कि इनमें से किस पदार्थ का वाष्प दाब न्यूनतम होता है? अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, मरकरी, हाँ या ना? कोई दिक्कत? दिमाग में रख लोगे? 29, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। वैसे इस तरह का क्वेश्चन कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कह रहा है किसी धातु के वायर से, किसी धातु के तार से 1.5 एम्पियर की धारा 3 घंटे तक प्रवाहित की जाती है। बात को समझना है, 1.5 एम्पियर का करंट कितना घंटा तक पास कर रहे बाबू रे? 3 घंटे। तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। If a current of 1.5 ampere flows through a metallic wire for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire? नहीं समझे बात? वायर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है बाबू रे? 29 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हो, Q इक्वल टू CT। Q चार्ज है, C क्या है? करंट इन एम्पियर, और T क्या है? टाइम इन सेकेंड, है ना? तो बाबू रे यहां करंट कितना दिया हुआ है बताओ? 1.5 एम्पियर है। टाइम कितना है? घंटा में है। सेकेंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो, तो हम गुना भाग करके रखे हुए हैं तुम लोगों के लिए। और ये तुम्हारा 16200 आ रहा है, देखो तो 16200 आ रहा है, देखो बोलो जी, देखो करो, गुना करो, देख लो, ठीक है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना, ये गुना करके 1.5 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60,
देखो अब ये पूछ क्या रहा है बताओ, वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सीधा एक फॉर्मूला दे देते हैं, टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो चार्ज ऑन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना है बाबू रे बोलो, 16200 कूलम्ब, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सब बता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना कूलम्ब होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, याद है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, हाँ है ना, बोलो होता है या नहीं होता है। तो बताओ इसको कैलकुलेट करो, तुमको जवाब मिल जाएगा। और कैलकुलेट करने से हम बता दें, कैलकुलेट कर ले 1.01 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा। तो बताओ ये कौन सा ऑप्शन में, इस सवाल को ध्यान से देख लेना, बोलो कौन सा, बोलो। देखो अब जिस क्वेश्चन को डील करना है, जिस पर हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट देना चाहिए, उस पर हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और जहां सीधा निकल जाना चाहिए वहां निकल जा रहे हैं, ताकि एक ही वीडियो में पूरा सेट हो जाए। कोई दिक्कत, हाँ है ना। तो ये कर लोगे, ये चेक कर लिए, मल्टीप्लीकेशन सही है, ये भी चेक कर लेना घर में, बिल्कुल सही ही होगा, हम करके एक बार देख लिए हैं, हो सकता है कभी गड़बड़ भी हो जाए, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बदल लेना अगर ऐसा हो, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए ठीक है। 30 नंबर याद करो, देखो क्वेश्चन, नष्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। नष्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ, देखो अब नष्ट इक्वेशन तुम लोगों को पढ़ाए थे, ये किस पर डिपेंड करेगा, 4 ऑप्शन है। तो ये ताप पर तो डिपेंड करेगा, और विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी करेगा, यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। उस ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ए और बी दोनों पर, बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत। 31 थोड़ा तेजी से निकल रहे हैं। कॉपर पायराइड बाबू रे, सब बच्चा को पता है कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2 होता है, हाँ या ना, बोलो जी। किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, पता है। तो कॉपर पायराइड का फॉर्मूला कौन सा होगा, CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या बताएं। 32 नंबर, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, तुम लोग बार बार हम बता चुके हैं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। सबको तुम चेक करो, हम एक लास्ट वाला ऑप्शन होगा 32 का कौन सा होगा, ऑप्शन डी। हम एक चेक करके बता देते हैं। Zn+2 है बुआरे, क्या है, Zn+2। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, यही ना। तो Zn+2 के लिए क्या हो जाएगा, 3d10। तो देखो डी में तुम्हारा क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया बोलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए जब 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। तो बताओ ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय होगा। बाकी हम निकालने के लिए तो तुम लोग को सिखा दिए हैं। तुम चाहो तो और भी, जैसे आयन है, कोबाल्ट का +2 आयन है, निकेल का +2 आयन है, Cu का +2 आयन है, और अगर चेक करना चाहते हो तो लो एक और चेक कर लो। जैसे Cu का ही +2 आयन है, तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले ये बताओ। आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो 3d10 और 4s1। तो Cu+2 के लिए क्या हो जाएगा बोलो, 3d9 हो जाएगा। मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बताओ, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इक्वल टू कितना आया, 1। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। इस तरह से, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अनुचुंबकीय। तो ये Cu+2 क्या हो गया, अनुचुंबकीय। तो इस तरह से चारों आयन को तुम चेक कर सकते हो, निकेल +2 को चेक कर सकते हो, कोबाल्ट +2 को चेक कर सकते हो कि नहीं। आवश्यकता नहीं कि हम सबको चेक करके बता दें। तो बाबू रे 32 का ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन प्रतिचुंबकीय है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा, यानी डायमैग्नेटिक होगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो 33 नंबर बाबू रे, चलो पहले इतना ले लेते हैं, उसके बाद संक्रमण धातुओं के आयन प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, कारण है इसका। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, दिस इज रिजल्ट्स इन। देखो अब सीधा सीधा हम बताए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर्ड होने के पीछे, उसके आयंस के कलर्ड होने के पीछे डी ट्रांजिशन है, हाँ है ना। तो बाबू रे 33 का ऑप्शन क्या होगा, डी संक्रमण। तो 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। डी ट्रांजिशन को पूरा एक्सप्लेन किए हैं, पूरा डिटेल से देख लेना, क्वेश्चन है चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक में। अब 34 नंबर क्वेश्चन भी ठीक है, हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन में अल्केन में पढ़ाए हुए हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमिनीकरण है।
बाबू रे याद करो तुम लोग, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मिथेन और क्लोरीन का बताए थे सनलाइट के प्रेजेंस में। मैकेनिज्म भी पढ़े थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन पढ़े थे ना। तो ये तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो 34 का आंसर कौन सा होगा, बोलो? बी। चलो 35 भी डील कर ही देते हैं। FeCl3 की उपस्थिति में टॉल्विन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर मुख्य रूप से प्राप्त होता है द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स। ठीक है, देखो अब रे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और टॉल्विन तुम्हारा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो देखो अब रे, टॉल्विन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या होता है, ये रिएक्शन को हम थोड़ा लिख दे रहे हैं। ये टॉल्विन है, याद आया कुछ? इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराए FeCl3 के प्रेजेंस में, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, एक Cl कहां जुड़ जाता है बताओ? ऑर्थो पर, और एक कहां जुड़ जाता है? पारा पर। याद आया ना? ये दो वाला पोजीशन ऑर्थो है, चार है, ये तुम्हारा पोजीशन क्या है बोलो? पारा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन। हाँ या ना? और क्या हो गया? पारा क्लोरोटॉल्विन। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बताओ बाबू रे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला वाला ही देखो, O एवं P क्लोरोटॉल्विन का मिश्रण, ये मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटॉल्विन, यही तो तुम्हारा प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, बोलो? तो 35 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो चलिए बुआरे, सेट नंबर 4 पूरा हो चुका। अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे YouTube पर वीडियो देख रहे हो, थॉरली आप पूरे वीडियो को देखो, क्वेश्चन अपने सामने रख लो, और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमसे आप संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि हमारे मेहनत का यही इनाम होगा। ठीक ना?